तो चलिए बच्चों, आज का हम क्लास शुरू करते हैं। अध्याय हम पढ़ रहे थे, अध्याय 6 पढ़ रहे थे ना। तो अध्याय 6 में हमने कल क्या क्या पढ़ा था। तो हमने अध्याय 6 में जो पाठ हमारा है कार्बन, तो कार्बन हमने क्या क्या पढ़ा था कल। कार्बन के बारे में पढ़ा था कि कार्बन कैसे बनाया जाता है। तो हमने पहले ये पढ़ा था काजल, जो काजल बनाते हैं तो वही आपका कार्बन होता है। उसके बाद दूसरा क्रियाकलाप किया था लकड़ी का चारकोल, जिसमें पेंसिल के छीलन को लेकर गर्म करते हैं। ये हो गया आपका। और उसके बाद हमने कार्बन के अपर रूप के बारे में जाना था कि कार्बन के अपर रूप अलग अलग होते हैं और सभी कार्बन होते हैं, लेकिन सबके गुण क्या है, अलग अलग होते हैं। ये सब हमने जाना था। उसके बाद हमने पढ़ा था फुलरिन। तो फुलरिन होता क्या है, 60 कार्बन परमाणुओं का अणु होता है और ये इसका अणु कैसा होता है, गोली होता है। और फुलरिन का उपयोग किसमें किया जाता है, तो फुलरिन का उपयोग किया जाता है अतिचालक, अर्धचालक, स्नेहक, उत्प्रेरक, विद्युत तार के निर्माण में होता है। उसके बाद हमने कार्बन के अपर रूप के उपयोग के बारे में पढ़ा था। हीरा है, ग्रेफाइट है, काजल, कोयला, लकड़ी का चारकोल, इन सभी के उपयोग के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं आज कार्बन की उपस्थिति। हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, कार्बन की उपस्थिति के बारे में। कार्बन एक ऐसा आध्यात्मिक तत्व है जो प्रकृति में विभिन्न अपर रूपों में पाया तो जाता ही है ना। इसके अतिरिक्त कार्बन सभी सजीवों, जंतु एवं वनस्पतियों का एक महत्वपूर्ण अवयव है। और जो आपका कार्बन है वो किसके लिए और किस में उपस्थित होता है ना। तो ये आपके विभिन्न अपर रूपों के रूप में उपस्थित होता है प्रकृति में, मतलब कि आपके वातावरण में। और आपका कार्बन जो है, और इसके अतिरिक्त जो सजीव है, जैसे कि जंतु हो गया, मतलब जीव जंतु है ना, और वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे, उसके लिए एक महत्वपूर्ण अवयव है, यानी कार्बन उसके जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है। दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों, जैसे दैनिक यानी कि आपके रोज़मर्रा के जीवन है ना, आपके जो हमारा जीवन है हर दिन का, उसमें उपयोग होने वाले प्रयुक्त पदार्थों जैसे कागज़, रबर, लकड़ी, टायर, पेंसिल, कपड़े, तेल, साबुन एवं ईंधन में भी कार्बन उपस्थित होता है। यानी कि देखिए कार्बन और कहाँ का उपस्थित होता है, तो आपका कार्बन जो है आपका कागज़ हो गया जो हम उपयोग करते हैं, रबर, लकड़ी, टायर, पेंसिल, कपड़े, तेल और साबुन और ईंधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका, कार्बन तक का। तो कार्बन भी यहाँ पर उपस्थित होता है। यह है कार्बन की उपस्थिति। कार्बन मुक्त अवस्था में हीरा, ग्रेफाइट, कोयला आदि के रूप में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में बहुत से यौगिकों के रूप में भी पाया जाता है। देखिए कार्बन जब अकेला होता है तो किस किस रूप में पाया जाता है, तो कार्बन अकेला होकर, मतलब कि मुक्त होकर है ना। यहाँ पे दिया गया है कार्बन मुक्त अवस्था में, मतलब मुक्त अवस्था में होने का मतलब है जब अकेला होता है तो हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, काजल आदि के रूप में पाया जाता है। लेकिन जब वह संयुक्त यानी कि किसी यौगिक के साथ जुड़ा होता है तो वह संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो कार्बन जो है बहुत से यौगिक रूप में पाया जाता है। जैसे कार्बन का ऑक्सीजन तथा कैल्शियम के साथ युक्त कैल्शियम कार्बोनेट होता है। मतलब जो कार्बन है वो ऑक्सीजन और कैल्शियम के साथ मिलकर कौन सा यौगिक बनाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। यह प्रकृति में चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर के रूप में पाया जाता है। जो आपका संगमरमर है और चूना पत्थर है और खड़िया है, तो ये सब कैसा होता है, कार्बन का ही बना होता है। लेकिन इसमें केवल कार्बन नहीं होता, ऑक्सीजन और कैल्शियम भी होता है। दूसरा है भोजन में उपस्थित प्रमुख घटक, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन आदि कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक है। और आपके भोजन का, जो आप हर दिन भोजन करते हो, उसमें जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, इन सब में क्या होता है, कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं, जिससे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि कार्बन से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है भोजन के माध्यम से। तीसरा दिया है कार्बन हाइड्रोजन से अलग अनुपातों में संयुक्त होकर हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन, एथेन आदि बनाता है। और प्राकृतिक गैस जैसे रसोई गैस, एलपीजी जो आप घर में उपयोग करते हो खाना बनाने के लिए, और गोबर गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम एवं कोल तर आदि बनाने में कार्बन हाइड्रोकार्बन के रूप में उपस्थित होता है। अब आपका अगला है कार्बन के कुछ अपर रूपों एवं यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। अब आप कुछ ईंधनों के नाम कॉपी में लिखें जिनका प्रयोग प्रायः घरों में किया जाता है। तो देखिए कार्बन के अपर रूप में कौन कौन सा जिसका उपयोग हम करते हैं घर में ईंधन के रूप में, तो लकड़ी हो गया है ना, लकड़ी कार्बन के रूप में पाया जाता है। कोयला हो गया, कोयला में भी कार्बन पाया जाता है, तो लकड़ी और कोयला का उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। अब जलना व दहन, अब हम क्या पढ़ते हैं, जलना व हम दहन पढ़ते हैं। देखिए तो आपको शब्द से पता चल रहा है कि जलना होता क्या है। किसी चीज़ का जलना है वह जलना कहलाएगा, और दहन भी एक ही होता है। तो देख लेते हैं, कुछ पदार्थ जलने पर ऊष्मा या प्रकाश अथवा दोनों के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इस जलने की क्रिया को दहन कहते हैं। तो देखिए
जलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? दहन कहा जाता है। और दहन की परिभाषा क्या होगी? तो क्या होगा दहन की परिभाषा? कुछ पदार्थ जलने पर ऊष्मा या प्रकाश या दोनों उत्सर्जित करते हैं, ऊर्जा के रूप में उत्पन्न करती है, और इस जलने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है? दहन कहा जाता है। मतलब ऐसे जलने की क्रिया जिसमें ऊष्मा व प्रकाश या दोनों ऊर्जा के रूप में निकलती है, यह क्रिया क्या कहलाती है? दहन कहलाती है। आइए इसको समझने के लिए कुछ प्रयोग करें। क्रियाकलाप 3, मैग्नीशियम का टुकड़ा लेना है, कोयला का टुकड़ा लेना है, चाक, छोटा सा पत्थर, माचिस, चिमटी, गर्म करने का साधन। मैग्नीशियम के टुकड़े, कोयले के टुकड़े, चाक और पत्थर की, है ना, मैग्नीशियम का हो गया कोयला, टुकड़ा, चाक और पत्थर को चिमटी की सहायता से पकड़कर अलग अलग गर्म करें। ध्यान से अवलोकन करें और निम्न प्रश्न के उत्तर दें। कौन कौन से पदार्थ जलते हैं? तो देखिए मैग्नीशियम हो गया, कोयला हो गया, तो कोयला जलेगा, चाक नहीं जलेगा, है ना, और पत्थर भी नहीं जलेगा। तो देखिए पत्थर भी नहीं जलेगा, है ना, तो पत्थर, कांच, सीमेंट आदि नहीं जलते, इन्हें अदहनशील पदार्थ कहते हैं। और जो जो पदार्थ माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ आपको यहाँ से देखना है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है? जो पदार्थ जलते हैं उन्हें दहनशील पदार्थ कहते हैं। और जैसे मैग्नीशियम तथा कोयले के टुकड़े, तो यहाँ पे हमने देखा कि मैग्नीशियम और कोयला ही जलेगा यदि हम जलाने का प्रयास करेंगे तो। और पत्थर, कांच, सीमेंट आदि नहीं जलते, इन्हें अपदार्थ कहते हैं। तो देखिए आपका जो पत्थर हो गया, कांच हो गया, सीमेंट हो गया, ये जलते हैं क्या? नहीं जलते हैं, है ना, इसलिए ये अदहनशील पदार्थ कहलाते हैं। और जो जलते हैं वे दहनशील पदार्थ कहलाते हैं, यानी कि जिनका दहन होता है, जो जलता है वह दहनशील, और जो नहीं जलता है ना वह अदहनशील पदार्थ कहलाता है। अब देखते हैं यहाँ पे दहनशील पदार्थ वायु के ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड बनाते हैं और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो यह दहन होगा, क्योंकि दहन ऐसी क्रिया है जिसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। तो वैसे ही होता क्या है? दहनशील पदार्थ भी क्या करते हैं? वायु में जो ऑक्सीजन होता है उससे संयोग करके, है ना, ऑक्साइड बनाते हैं और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? मैग्नीशियम, है ना, ये आपका मैग्नीशियम हो गया, जो ये आपका मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, यानी कि जल कर यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, उसमें ऊष्मा निकलता है और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो यह आपके दहन क्रिया हो गया। अब देखिए नीचे क्या दिया गया है? तो आपका नीचे दिया गया है ये कार्बन, ऑक्सीजन, माफ़ कीजिएगा, ये आपका कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, है ना, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, जो आपस में क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, है ना, मतलब कि जलते, जो कार्बन को जलाते हैं तो वह हवा की ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, आपका ऑक्सीजन है, इससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और उसके साथ ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न करता है। तो यह भी आपके दहन का क्रिया है। अब आगे हम देखते हैं, अर्थात दहन ऑक्सीकरण क्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं, ये आपका हो गया। अब देखिए क्रियाकलाप 4, तो आपको क्रियाकलाप 4 को नहीं कर लेते हैं। चलिए क्रियाकलाप 4 के लिए आपको लेना क्या है? आवश्यक सामग्री में मोमबत्ती, माचिस, चिमनी, कांच का लकड़ी, 2 गुटके, कांच की प्लेट, एक जलती मोमबत्ती को मेज के ऊपर सावधानीपूर्वक रखिए। मोमबत्ती के ऊपर चिमनी के कांच को चित्र के अनुसार लकड़ी के 2 गुटकों पर इस प्रकार से व्यवस्थित कीजिए कि चिमनी में वायु का प्रवेश होता रहे। अब देखिए करना क्या है है ना, तो मोमबत्ती के ऊपर, है ना, जो आपका इतना सारा सामान लेंगे, कांच की प्लेट, एक जलती मोमबत्ती को मेज के ऊपर सावधानीपूर्वक रखना है। जो आपका मोमबत्ती जलते हो रहेगा उसको सावधानीपूर्वक आपको टेबल के ऊपर यानी कि मेज के ऊपर रखना है। और मोमबत्ती के ऊपर चिमनी के कांच को चित्र 6.4 के अनुसार, जैसे कि यहाँ पे दिया गया वैसे रखना है, के अनुसार लकड़ी के 2 गुटकों पर इस प्रकार व्यवस्थित की जाए कि चिमनी में वायु प्रवेश होता रहे। और आपको गुटका को इस प्रकार रखना है उसके ऊपर कि चिमनी में क्या होता रहे? वायु प्रवेश होता रहे। अब देखिए ज्वाला को क्या होता है। अब चित्र 6.4 ख के अनुसार देखिए आपको लकड़ी का गुटका कहाँ लगाना, तो यहाँ पे ये नीचे में लगाना, ये जो 2 पीले रंग का है वहाँ पे ये लकड़ी का गुटका लगाना है। अब क्या बोला है? तो चित्र 6.4 ख में दर्शाए के अनुसार लकड़ी के गुटकों को हटा चिमनी को मेज पर टिका दीजिए। अब आपको क्या करना है? गुटकों को हटा देना है और गुटकों को हटा देना है, और जो आपका चिमनी रहेगा वो सीधा मेज पर आ जाएगा धीरे से। अब पुनः देखना
ज्वाला क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ज्वाला थोड़ा सा बुझ जाता है। तीनों अब क्या करना है अंत में, अब आखिरी में क्या करना है, तीसरे नंबर पे अंत में एक कांच की प्लेट चिमनी के ऊपर रख दीजिए। अब क्या करना है आपको, ऊपर में रख देना है, चिमनी के ऊपर में आपको प्लेट को रख देना है ना। तो जैसे ही हम चिमनी के ऊपर प्लेट को रखते हैं तो ज्वाला में क्या परिवर्तन होता है, तो क्या ज्वाला कंपन करती हुई बुझ जाती है, क्या यह कंपन करती हुई है और धुआं देती है, क्या यह अप्रभावित जलती रहती है, क्या आप दहन की क्रिया में वायु के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हम देखते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। सबसे पहले हमने क्या रखा यहाँ पे, पहले नंबर पे यहाँ पे नीचे में हमने 2 गुटके लगाए नीचे में, तो वहाँ से हवा जाते गया तो वो मोमबत्ती क्या हो जलते रह गया है ना, जलता ही रहा। लेकिन जैसे हम दूसरे नंबर पे क्या किया, तो जो मोमबत्ती है वहाँ पे हमने गुटके को हटा दिया, तो वहाँ पे हवा थोड़ा सा कम हो, ऑक्सीजन नहीं मिल पाया अच्छे से, तो थोड़ा सा निर्बाध यानी कि कम जलता रहा और धीरे धीरे करके बुझ गया। और आखिरी में होता क्या है, हमने जब यहाँ पे आया और हमने ऊपर में क्या बंद कर दिया, पूरा कांच का वहाँ पे क्या कर दिया हमने, कांच का प्लेट रख दिया, तो वहाँ पे ज्वाला में कंपन होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन पूरा तरह से अचानक गायब हो जाता है। तो ऑक्सीजन गायब हो जाने से अचानक क्या हो जाता है, बुझ जाता है आग, क्योंकि जलने के लिए क्या आवश्यक है, आग जलने के लिए ऑक्सीजन। तो जब हम यहाँ पे इस प्लेट को लगाते हैं तो ऑक्सीजन नहीं जा पाता और वायु के साथ यानी कि कंपन के साथ आपका जो मोमबत्ती है वह बुझ जाता है और धुआं उत्पन्न होता है। अवस्था ग में ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उससे वायु उपलब्ध नहीं होती, और ग में होता क्या है, तीसरे नंबर पर ये मोमबत्ती बुझ जाती है क्योंकि इसको वायु नहीं मिल पाती। तो ये हम समझ गए कि किसी भी पदार्थ को जलने के लिए क्या आवश्यक है, वायु आवश्यक है। जब तक वहाँ पे वायु में ऑक्सीजन नहीं होगा तब तक ऑक्सीजन के बगैर कोई भी वस्तु नहीं जल सकती, चाहे वह माचिस की तीली ही क्यों ना हो। तो ये हो गया आपका, ये हम समझ गए कि इसके बिना हाँ क्या नहीं हो सकता, तो ऑक्सीजन के बिना कोई भी पदार्थ नहीं जल सकता। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस क्रियाकलाप में करना क्या है, तो इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ा से, यहाँ से पढ़ते हैं हम, ये आपको पढ़ना है। तो देखिए केवल वे ही ठोस तथा द्रव पदार्थ जो गर्म करने पर वाष्पित हो जाते हैं, ज्वाला के साथ जलते हैं। ज्वाला वह क्षेत्र है जहाँ पर गैसीय पदार्थों का दहन होता है, इसलिए सभी गैसीय पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं। ये आपको याद रखना है थोड़ा सा, है ना, कि ज्वाला वह क्षेत्र है जहाँ पर गैसीय पदार्थों का दहन होता है, वह ज्वाला क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे मोमबत्ती के बारे में बताएगा, तो मोमबत्ती के लौ है ना, ये आपका जलते हुए मोमबत्ती है, जहाँ पे लौ में कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं, यानी कि 3 क्षेत्र होते हैं। सबसे बाहर का बाहरी क्षेत्र जो नीले रंग का होता है, मध्य का थोड़ा सा पीले रंग का होता है, और भीतरी का क्षेत्र थोड़ा सा लाल रंग का होता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, 3 क्षेत्र होते हैं, बाहरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और भीतरी क्षेत्र। अब देखते हैं यहाँ पे क्रियाकलाप 6 में करना क्या है, मोमबत्ती और माचिस। मोमबत्ती को जलाकर उसकी ज्वाला के आकार का हम कम प्रकाश में अवलोकन कर चित्र बनाए। तो यहाँ से आपको इस तरह से चित्र बनाना है, क्रियाकलाप यही बताया गया है। क्रियाकलाप 6 में ये मोमबत्ती के चित्र आपको बताया गया है। उसके बाद क्रियाकलाप 7 देखिए, तो क्रियाकलाप 7 में आपको करना क्या है ना। चलिए क्रियाकलाप 7 को हम कल पढ़ लेंगे, थोड़ा सा छोड़ देते हैं। उसके बाद हम आते हैं कार्बन के यौगिक। तो कार्बन के यौगिक क्या हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहला यौगिक हो गया है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके लिए क्रियाकलाप करना पड़ेगा आपको, प्रखनलियाँ लेना है ना। इसके बाद एक छेद वाला कार्क लेना है, मुड़ी हुई कांच की नली, सोडियम कार्बोनेट, कपड़े धोने का सोडा जिसको कहा जाता है, और नींबू का रस, ताज़ा चूने का पानी, क्षारीय और फिनाइलप्रोपेथिलीन। एक प्रखनली में सोडियम कार्बोनेट लें तथा संपूर्ण उपकरण को चित्र 6.7 के अनुसार व्यवस्थित करें। जैसे यहाँ पे चित्र दिया गया वैसे आपको करना है उन सभी सामानों को। अब प्रखनली में नींबू का रस डालना है आपको। अब आपको क्या करना है, प्रखनली में नींबू का रस डालना है। बनने वाली गैस से निम्नलिखित प्रयोग करें। निकलने वाली गैस के रंग का अवलोकन करना है कि आपको रंग दिखाई दिया, इसमें किस प्रकार की गंध भी नहीं, किसी प्रकार की गंध भी नहीं होती। एकत्रित गैस से भरी प्रखनली में जो जलती हुई माचिस की तीली ले जाएं, माचिस की तीली बुझ जाती है। इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, यदि जलती हुई माचिस की तीली ले जाएंगे तो क्या, अगर माचिस की तीली बुझ जाएगी तो कौन सा गैस होगा, ऑक्सीजन गैस होगा क्या, नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन तो
और तेज़ी से जलाएगा, लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है तो वहाँ पे माचिस की जलती हुई तीली बुझ जाती है। अगर वहाँ पे ऑक्सीजन होता तो जलती हुई माचिस की तीली और तेज़ी से जलने लगती, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, दूसरे पदार्थों को जलाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे पदार्थों को नहीं जलाता बल्कि बुझा देता है। तो यहाँ पे माचिस की तीली बुझ जाती है, मतलब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे कौन सी गैस बनी, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। एक प्रणाली में चूने का पानी लेना है तथा बनने वाली गैस को प्रवाहित करना है, यानी कि बाहर निकाल देना है। आप देखेंगे कि चूने का पानी दूधिया हो जाता है ना। दूसरी प्रणाली में क्षारीय फिनाल व पथेलिन लेना है तथा उसमें बनने वाले गैस को प्रवाहित करना है, उसको भी बाहर निकाल देना है। फिनाल व पथेलिन के रंग में होने वाले परिवर्तन के आधार पर आप क्या बता सकते हैं कि गैस की प्रकृति अम्लीय है या क्षारीय। इस क्रियाकलाप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो इस क्रियाकलाप में क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जो रंगहीन होता है। जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कोई रंग नहीं होता और गंधहीन होता है, यानी कि उसमें कोई गंध नहीं होता। यह ना तो स्वयं जलती है और ना ही जलने में सहायक है। और आपका कार्बन डाइऑक्साइड है खुद नहीं जलती और जलने भी नहीं देती। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ताजे चूने के पानी में प्रवाहित करने पर अविलेय कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे विलयन दूधिया हो जाता है ना। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के गैस को ताजे चूने के पानी में क्या करते हैं, हम प्रवाहित करते हैं, तो वहाँ पे होता क्या है, अविलेय कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे विलयन दूधिया हो जाता है। तो ये है दूधिया हो जाने का कारण। तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो चूने का पानी होता है उसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण ही चूने का पानी दूध के रंग का हो जाता है। क्षारीय फिनाल पफेथिलीन यानी कि गुलाबी रंग का क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा रंगहीन होना इसके अम्लीय गुण को प्रकट करता है। यानी कि क्षारीय फिनाल पफेथिलीन का गुलाबी हो जाना और रंगहीन हो जाना, जिसके कारण क्या हो जाता है, यह अम्लीय गुण प्रकट करता है। इस अम्लीय गुण के कारण यह क्षारों के साथ क्रिया करके लवण और पानी बनाता है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट और पानी बनता है। थोड़ा सा समझाना मुश्किल हो रहा है, चलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग क्या होता है, सबसे पहले दिया है कार्बन डाइऑक्साइड जलने में सहायक नहीं है। इस गुण का उपयोग आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। यानी कि अगर कहीं पे आग लग जाता है और आग बुझाने वाली मशीन आती है तो उस मशीन में क्या कौन सी गैस भरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, आग को बुझाने के लिए काम करती है, आग बुझाने का काम करती है। इसलिए अग्निशामक यंत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। दूसरा है शीतल पेयों की बोतल खोलने पर झाग के रूप में निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। यह शीतल पेयों को तीखा स्वाद प्रदान करती है। जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे कि आप ठंडा पीते हो, है ना, हाँ, आपका जैसे कि हम क्या बोला जाए, जब का थम्सअप होता है, पेप्सी होता है, इन सब में झाग निकलता है। जब उसको खोलते हैं तो उसमें क्या जो गैस निकलता है वह कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड करता क्या है, उसको तीखा स्वाद प्रदान करता है, इसलिए जब उसको पिया जाता है तो गले के पास थोड़ा सा तीखा तीखा सा लगता है। तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें शीतल पेय को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। अब तीसरा दिया है ईंधन के दहन एवं श्वसन क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मुक्त होती है, जिसका उपयोग हरे पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने में करते हैं। और जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वे प्रकाश बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। चौथा है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के व्यापारिक निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। मतलब जो आपका व्यापारिक निर्माण होता है किसका, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें इसके निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। पांचवा दिया है कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा करने पर यह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इसे शुष्क बर्फ कहते हैं। इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा करते हैं तो क्या हो जाता है, वह ठोस बदल जाता है, ठोस में बदल जाता है गैस से। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ठंडा करेंगे तो गैस नहीं रहेगा बल्कि ठोस में बदल जाता है। और ठोस में बदलने पर क्या हो जाता है, इसे शुष्क बर्फ कहते हैं। और इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो प्रशीतक के रूप में शुष्क बर्फ का उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं आग लगना, है ना। तो आग लगना को हम कल पढ़ेंगे। यहाँ तक आप समझ लीजिएगा हमने क्या क्या पढ़ा था। एक बार और पढ़ लीजिएगा पुस्तक से, तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और कहीं पे समझ नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखना, वहाँ पे थोड़ा सा बैक कर लेना, थोड़ा सा पीछे आ जाना, आगे पीछे करके जहाँ जहाँ पे समझ नहीं आता है तो आप एक बार देख लीजिएगा, है ना। और अपने से थोड़ा सा और समझने का प्रयास करना, थोड़ा सा और बार बार पढ़ना, समझ नहीं आएगा तो, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में
थोड़ा सा समझाना मुश्किल होता है ना, क्योंकि ब्लैक बोर्ड की कमी है इसलिए। तो सही बच्चे अच्छे से पढ़िएगा एक बार, और समझ नहीं आता है तो चलिए अब हम अगला क्लास कर लेंगे।